खूब सारी धमकियां दी गई थी गवर्नमेंट के खिलाफ कि अगर आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कर दिया तो। In the wake of the JPC report on the Waqf Amendment Bill, which will be tabled in the current session. पर आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पास कर दिया। बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसने कि वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। और कमाल की बात तो ये है कि ये सब होने के बाद हमें ये सीन देखने को मिल रहा है। तो हुआ क्या है कि ये बिल अभी लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन अगर ये राज्यसभा में पास होता है तो वक्फ बोर्ड के सारे टॉक्सिक पावर्स हटा दिए जाएंगे और जिस तरह से ये बोर्ड आर्बिट्रेरली अपनी पावर्स को यूज़ करता है वो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से इस बोर्ड ने पार्लियामेंट को क्लेम किया, कई लोगों के घर को क्लेम किया, यहाँ तक कि कुंभ मेले की ज़मीन को क्लेम किया, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस बोर्ड के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों थी और क्यों उनका सॉल्यूशन ज़रूरी था और क्यों ये अमेंडमेंट बिल इतना ज़रूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। तो देखिए, जो भी इस वक्फ बोर्ड की दादागिरी चल रही थी उसे फर्स्ट टाइम टारगेट किया जाता है अगस्त 2024 में, जब यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया था। और लोकसभा में इस बिल की मेजर डिटेल्स ये थी कि वक्फ एक्ट 1923 को रिवोक किया जाएगा और वक्फ एक्ट 1995 के स्ट्रक्चर को अल्टर किया जाएगा। और टोटल 44 अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इस बिल के अंदर। अब देखिए, वक्फ एक्ट 1995 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसने वक्फ बोर्ड को बहुत फार रीचिंग पावर्स दे रखी है, यानी एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे रखी हैं। तो इस बोर्ड की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए और इसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आइए इस बिल के बारे में देखते हैं और ये देखते हैं कि इस बिल में क्या मेजर चेंजेस हुए। इस बिल का नाम रखा गया है उम्मीद बिल, यानी कि यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो ये बिल बेसिकली वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करने वाला है एंड उनके गवर्नेंस एंड कंट्रोल को स्ट्रीमलाइन करने वाला है। इस बिल का क्लॉज 3C सेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इस बिल के इंट्रोड्यूस होने से पहले या होने के बाद वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेगी और वो वापस से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर की जाएगी। तो अब इस बिल से होने वाले मेन चेंजेस को देखते हैं। पहला आया है इस बोर्ड के गवर्नेंस और कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज, यानी कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स का इस बिल में इंक्लूजन। इस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। जैसा कि हमने देखा है कि सदर्न स्टेट्स में मंदिरों के बोर्ड के अंदर भी मुस्लिम्स का इंक्लूजन होता है। हर स्टेट वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 वुमेन का होना मैंडेटरी किया गया है। अब प्रॉपर्टी और रजिस्ट्रेशन के मामले में क्या चेंज आया है, और इसमें सबसे बड़ा चेंज ये है कि वक्फ बाय यूज़र वाले क्लॉज को हटा दिया गया है। अब देखिए, पहले क्या होता था कि अगर कोई भी मुस्लिम अगर कहता है कि इस प्रॉपर्टी को हम एज ए रिलीजियस प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टीज बोर्ड की हो जाती थी। और इसी वजह से हम इतने टाइम से देख रहे हैं कि पूरे गाँव के गाँव वक्फ प्रॉपर्टी बन जाते हैं। मंदिर के प्रेमाइसेस को वक्फ क्लेम किया जा रहा है और महाकुंभ के पूरे स्थान को वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम किया जा रहा है। अब थैंकफुली इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। और 1995 एक्ट में ये भी क्लियर नहीं था कि क्या वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है या नहीं, और इस अमेंडमेंट में ये लूप होल भी बंद किया गया ताकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ना हड़प पाए। तो अगर कोई किसी प्रॉपर्टी को वक्फ क्लेम करता है तो उसका डिसीजन कलेक्टर लेगा, और अगर ये प्रूव होता है कि वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसे वक्फ क्लेम नहीं कर सकता है। और इस एक्ट में वुमेन्स इनहेरिटेंस की भी प्रोटेक्शन की जाती है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बनाने से पहले बच्चों और वुमेन्स के इनहेरिटेंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इनके इनहेरिटेंस राइट्स को पहले ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बन सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा चेंज ये आया है सेक्शन 40 का रिमूवल। ये सबसे बड़ा रूट कॉज है, क्योंकि इससे पहले उनके पास ये पावर थी कि वो किसी भी लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, और अब इस एक्ट को हटा दिया गया है, यानी कि उनके पास जो यूनिलैटरली एक्ट तक किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो हटा दिया गया है। तो बेसिकली क्या हुआ था, 1995 में जब सारा डिमोलिशन हो रहा था तो कम्युनिटी से बार्गेनिंग करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस पूरे एक्ट को बदल दिया था और इन्हें अनलिमिटेड राइट्स दे दिए थे किसी की भी प्रॉपर्टी लेने के लिए। वहाँ पर ये सेक्शन 40 इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पर ये बोर्ड यूनिलैटरली डिसाइड कर सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस बोर्ड की है बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। अभी इंक्वायरी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ये एक तरह की इंटरनल इंक्वायरी होती है और इसके बाद इस तरह डिसीजन लिया जाता है कि ये प्रॉपर्टीज बोर्ड की है। और आप इन सबके फिगर्स देखिए कि किस लेवल तक ये सारी प्रॉपर्टीज ली गई हैं। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया, और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। अब मान्यवर 39 लाख एकड़ जो भूमि है उसमें 21 लाख एकड़ 13 के बाद। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H लाया गया, और वो सारी संपत्ति जिसमें हमारे हिंदू भाई ये सोच रहे थे कि कभी इसके हम मालिक बनेंगे, वो सारी संपत्ति राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दी।
और इन सभी की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के पास उतनी ज़मीन नहीं जितनी ज़मीन इनके पास है। अभी थोड़े टाइम पहले ही तमिलनाडु के एक गाँव में हिंदू फार्मर्स की 57 एकड़ लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है रातों रात। दिल्ली में कांग्रेस ने इस बोर्ड को रातों रात 123 प्रॉपर्टीज दे दी। जवाहरलाल नेहरू से दिल्ली हाई कोर्ट तक की सारी ज़मीन इस बोर्ड ने क्लेम कर रखी है। उन्होंने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक की प्रॉपर्टी को क्लेम कर रखा है। तमिलनाडु में पूरे के पूरे गाँव को इनकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया है। हरियाणा के गुरुद्वारा की ज़मीन को इन्होंने क्लेम किया हुआ है। सूरत के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स को इन्होंने क्लेम किया हुआ है। और इस फालतू के ज़मीन हड़पने के स्कैम से जुडिशरी भी परेशान हो चुकी है और एक जज ने तो इनके लॉयर को सुना भी दिया। भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्त प्रॉपर्टी पे हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट में छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत में प्रॉपर्टी। ये कहता है कि ताजमहल तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्योंकि इसका ओनर शाहजहां था। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जाकर शाहजहां से साइन करा कराओ। तो अब अगर थैंकफुली आपको ज़मीन हड़पनी है तो कागज़ दिखाने पड़ेंगे। कागज़ नहीं दिखाने वाला स्कैम अब नहीं चलेगा। इनके सर्वे के प्रोसीजर्स में भी चेंज आया है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये सर्वे करेगा लॉस के हिसाब से। पहले ये काम सर्वे कमिश्नर्स करते थे, अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स करेंगे। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ज़बरदस्ती अप्लाई किया जा रहा है, तो बहुत वाइड डिस्कशंस के बाद इस बिल को लाया गया है। वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं। इनफैक्ट ये वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम है, इससे नॉन मुस्लिम्स को छोड़िए मुस्लिम्स को भी फायदा नहीं हो रहा था। प्रॉपर्टी का ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये कट्टे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना। And that was the whole case. We'll meet you in the next one.